यह मैं राजनीतिज्ञों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन को न तो विवाद का विषय बनाना चाहिए, न सनातन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। तो मैं समझता हूं राजनीति में कुछ लोग ऐसा तमाशा देखना चाहते हैं कि प्रोवोक करो और लोगों को उकसाओ, उकसाने के बाद जो रिएक्शन आए उसमें अपने मजे लेकर अपने वोट बटोर लो, क्योंकि लोग सही जवाब नहीं देते। उनको पता चल गया कि हमारा वोट गुप्त है और ये किसी भी दृष्टि से हम बाहर नहीं आने देना चाहते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार मेवाड़ के क्या परिणाम रहने वाले हैं? विधानसभा चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में और विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर से जो अलग अलग मुद्दे आते हैं उसमें मुख्य रूप से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है इस राजस्थान के चुनाव में काफ़ी हावी हैं। अभी हमारे साथ में अखिल भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के संयोजक और आलोक संस्थान के निदेशक हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और हिंदू सनातन संस्कृति की सहेजने का भी आपने एक बड़ा बीड़ा उठा रखा है, नववर्ष जो मनाया जाता है। तो ये जो दो मुद्दे राजस्थान में गूंज रहे हैं, हम जानते हैं कि इन मुद्दों को लेकर वे क्या सोचते हैं कि भाजपा में भी ये इसकी गूंज है तो कांग्रेस में भी है। उसके मायने अलग हो सकते हैं लेकिन गूंज दोनों तरफ हो रही है। प्रदीप जी, आप ये थोड़ा सा ये दोनों जो शब्द मैंने बताए इसको लेकर आप थोड़ा सा अपना। मैं समझता हूँ हमारे जो प्राचीन सनातन संस्कृति है जिसके बारे में दोनों दलों ने जिस ढंग से मुद्दे को उठाया है, मेरा ऐसा मानना है कि सनातन की जो व्यापकता है उसको बिना सोचे समझे, बिना वेदों को जाने हमने सनातन को एक विवादास्पद विषय बना दिया, जबकि ये विवाद का विषय बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर एक श्लोक है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी कि हम इतने उदार हैं कि पूरी दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं। तो सनातन संस्कृति यह कहती है कि जो शाश्वत सत्य है, जीवन के जो मूल्य हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता, जैसे कि ईश्वर एक है। अब मुझे बताइए कौन सा धर्म कहता है कि ईश्वर दो है? सबने ये कहा कि सब प्राणियों में समभाव हो, ये सनातन कहता है। कौन सा धर्म कहता है कि समभाव न हो? सब हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। अब इसमें बताइए कौन सा हिंदू धर्म आ रहा है? विश्व के कल्याण की बात जब हम कर रहे हैं तो वो सनातन धर्म का आह्वान हम कर रहे हैं। और जब विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण विश्व का यदि कोई एक धर्म हो सकता है तो वो सनातन हो सकता है। यह मैं राजनीतिज्ञों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन को न तो विवाद का विषय बनाना चाहिए, न सनातन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। हमको मिलकर, हम सभी सनातनी, जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था तो एक धर्म था, वो सनातन था। और मुख्य रूप से ये चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान ही ये चीज बार बार आती है। बार चुनाव में जो ये आती है, ये मुझे लगता है कि लोग अपने स्वार्थ के कारण उस चुनाव में उसको अपने नैरेटिव सेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि सनातन का मतलब केवल हिंदू धर्म नहीं है। तो किसने बोला कि हिंदू धर्म है सनातन का मतलब? हिंदू धर्म है भी नहीं। हम तो कहते हैं सनातन वैश्विक धर्म है और वो बड़ा है। इसको विवाद का विषय इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोग सनातन से शायद चिढ़ते हैं, जैसा कि साउथ में एक मुख्यमंत्री जो मंत्री के बेटे हैं वो खुद मंत्री ने, उन्होंने कहा सनातन खत्म हो जाए। तो उन्होंने जो जिस प्रकार से इस विवाद को जन्म दिया, तो मैं समझता हूँ राजनीति में कुछ लोग ऐसा तमाशा देखना चाहते हैं कि प्रोवोक करो और लोगों को उकसाओ, उकसाने के बाद जो रिएक्शन आए उसमें अपने मजे लेकर अपने वोट बटोर लो। यह संस्कृति जो है ये इन दिनों राजनीति में ज़्यादा चली। मैं सोचता हूँ ये कोई उचित नहीं है राजनीति में। लेकिन इनके जैसे आपने बताया कि वास्तव में इसका अपने अपने ढंग से राजनेता और राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करते हैं, किस तरह से इसको यूज़ लें। इसमें सनातन संस्कृति को लेकर जब बार बार इस तरह का राजनेता, खासतौर से जो चुनाव के दौरान ये जो बात होती है, मेरा कहने का मतलब है कि भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो या जो भी संगठन है, हर संगठन में हर धर्म है, हर जाति के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? ऐसा मुझे लगता है कि हर लोग जो अल्पसंख्यकों के प्रति अपना जो रुझान है, अल्पसंख्यकों के वोट बल्क में गिरते हैं। जब जहाँ कम संख्या में हो तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन जैसे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हिंदू कम है वहाँ पर पोलराइजेशन होके वहाँ पर हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि सारे हिंदुओं के वोट पोलराइज होके एक कैंडिडेट को पड़ते हैं। तो
अल्पसंख्यकों को पोलराइज करने के लिए वो सनातन को मोहरा बनाते हैं कि हम इसकी निंदा करेंगे तो सारे मुसलमान एकजुट होकर और हमको वोट देंगे। ये राजनीति का सूत्र है। आपको लगता है कि अभी भी जो वोटर्स हैं वो अपन जागरूक नहीं हो पाया है या लोकतंत्र को समझ नहीं पाया है? जो राजनेता अपने अनुसार वो बदलते रहते हैं, उनको मोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है और वोटर इतना साइलेंट है, वो फ्लोटिंग वोट जो है वो पता नहीं पड़ने देता है कि वो वोटर कहाँ जा रहा है। आपको इंटरव्यू देते वक्त वो अगर आप बीजेपी के हो तो आपको बीजेपी की बात कर लेगा, कांग्रेस के हो तो कांग्रेस का कर लेगा। तो हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। इसलिए जितने भी हमारे चुनावी ओपिनियन पोल्स होते हैं वो सारे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग सही जवाब नहीं देते। उनको पता चल गया कि हमारा वोट गुप्त है और ये किसी भी दृष्टि से हम बाहर नहीं आने देना चाहते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, अब आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन एक राजनीतिक दल जो है मुख्य रूप से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ इस तरह से जैसे सनातन की बात है या धार्मिक बातों को लेकर भी उलझाते हैं, फंसाते हैं, बदलाव के प्रयास करते हैं, उसको कैसे देखते? मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वोटर्स जो है इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन फिर भी 5% वोटर जो पढ़ा लिखा नहीं है अभी भी गाँव में, वो वोटर बल्क में फ्लोट करता है और वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है कि सस्ती क्या चीज़ मिल रही है, गैस सिलेंडर कितना सस्ता मिल रहा है, आपने किसको मोबाइल दिया है, किसको अनाज फ्री में मिल रहा है, किससे बिजली कम हो रही है, किसके मीटर कम चल रहे हैं। तो वो जो 5% है उसमें से वो जो फ्लोटिंग वोट है 3% 2%, और वही वेरिएशन होता है कि आप देखिए उत्तराखंड में केवल जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था एक साल वो 1.5% नीचे गिरने से बीजेपी वहाँ पर हार गई थी। इस बार वो 3% बढ़ गया तो बीजेपी जीत गई। वैसी स्थिति राजस्थान में थी। राजस्थान में भी केवल मात्र 1.6% वोट डाउन हुआ बीजेपी का और सरकार कांग्रेस की बन गई। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो इन सब प्रलोभनों के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, उसको कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों को चौक करने की जरूरत है। एक मुख्य रूप से राजस्थान की ये परंपरा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, या इसको आप कैसे देखते? हाँ, ये इसको मैं कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा गुण है और मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी अच्छाई है। किसी को भी अधिनायकवादी नहीं बनने देता। तुम आज अहंकार करोगे मुख्यमंत्री बन के तो कल तुम कुर्सी से नीचे आ जाओगे, अगली बार दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो ये जो राजस्थान की जनता बदल कर बार बार सरकार को लाती है, मैं समझता हूँ इससे मैच्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल और कहीं नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट जो लोकतंत्र का बेस्ट उदाहरण राजस्थान में है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मतलब बदलाव की जो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इससे दोनों दल सचेत रहते हैं और उनके अंदर जो एक मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप है वो कभी डेवलप नहीं होगी और उनको पता है कि अगर हमने गड़बड़ करी तो अगली बार फिर बदल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो उसको कंसिस्टेंटली 10 से 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टोटल डेवलपमेंट में और हमारी जो जिस बात को हम जीडीपी बोलते हैं उसको अगर बढ़ाना है तो कम से कम 10 साल किसी एक सरकार को देने पड़ेंगे। एक मेवाड़ की बात करें, आप उदयपुर में भी रहने वाले हैं। मेवाड़ में इस बार बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया जो कि अभी राज्यपाल बन चुके हैं, बीजेपी की तरफ से ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। अब नया उभरा है तो वो भी सीपी जोशी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं मेवाड़ के, चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं। नाथद्वारा में कांग्रेस की तरफ से देखें तो सीपी जोशी हैं, वो भी कांग्रेस के। मेवाड़ के 2 बड़े लीडर मेरे हिसाब से हैं। इन मेवाड़ में इस बार यूँ लग रहा है कि दोनों सीपी जोशी की प्रतिष्ठा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेवाड़ में माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के जाने के बाद से वैक्यूम हुआ है और जिस कैडर की लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए थी उसको डेवलप होने में हमको टाइम पीरियड लगेगा, एक समय लगेगा कि एक समय अवधि के बाद एक मैच्योरिटी लीडरशिप में डेवलप होती है, तो वो आने में अभी समय लगेगा। और मैं समझता हूँ नया पानी जब आता है तो वो थोड़ा सा जैसे तालाब में गंदला होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। वो धीरे धीरे जब सेट होता है
6 महीने में जब सेट हो जाता है तो वो कांच की तरह निखर के आता है। तो अभी ये ट्रांजिट फेज़ है। इस ट्रांजिट फेज़ में हम किसी के बारे में तुरंत और त्वरित निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन 6 महीने बाद इनके कैलिबर की स्थिति निकल कर आएगी, तब पता चलेगा कि कौन किस कैलिबर का है। एक नाथद्वारा विधानसभा की बात करें, यहाँ एक लोकतंत्र का एक सबसे खूबसूरत अपने को उदाहरण दिखता है, जहाँ पर एक मेवाड़ राजवंश महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। कांग्रेस से सीपी जोशी जो कैबिनेट मंत्री रहे, केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे। एक लोकतंत्र का मेरे हिसाब से ये खूबसूरत उदाहरण भी है। मैं समझता हूँ कि नाथद्वारा जो है वो मेवाड़ के वंशजों से ऋणी है, क्योंकि श्रीनाथ जी जो है जब यहाँ पधारे थे तो महाराणा राज सिंह जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर संरक्षण दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरा एक भी राजपूत जिंदा है, मुगल इस स्वरूप को, श्रीनाथ जी के स्वरूप को स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान और संरक्षण की जो परंपरा मेवाड़ ने स्थापित की, उन्हीं के वंशधर फिर से एक बार पुनः यहाँ पर अपनी प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से एक बार फिर मेवाड़ के इस श्री नाथद्वारा धाम में आए हैं। तो एक सुनहरा अवसर है कि वो भी इस समय अपना कुछ काम करना चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये अवसर है। आदरणीय सीपी जोशी साहब बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर गांव में अपने स्तर पर जिस प्रकार से लोगों में घुसपैठ करके और अपनी एक छवि बनाई, और वो राजस्थान के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये द्वंद्व जो है बड़ा रुचिपूर्ण और बड़ा ज़बरदस्त बन पड़ा है। हॉट सीट बन गई है, तो पूरे राजस्थान की नज़र एक तरह से नाथद्वारा सीट पर है। ये हॉट सीट तो है ही है, क्योंकि आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी क्लिप इनके लिए बनाकर भेजी है। तो हॉट सीट तो है और प्रेस्टीज का विषय दोनों पार्टियों के लिए है। क्या लग रहा है इस बार मेवाड़ के क्या परिणाम रहने वाले हैं? मेवाड़ के परिणामों में तो जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र इतना मैच्योर हो चुका है, वोटर इतना साइलेंट है कि आप किसी से जाकर कुरेद कर उसके वोट के बारे में पता नहीं कर सकते। इसलिए ये इंटरनल वेव है, जिस भी पार्टी के पक्ष में होगी वो थंपिंग होगी इस बार। लेकिन मेवाड़ की एक परंपरा रही है कि जो मेवाड़ जीतता है उसकी सरकार राजस्थान में बनती है। ये परंपरा पिछले रही, लेकिन 2018 में वो परंपरा टूट गई। मेवाड़ भाजपा ने तो जीत ली, मेवाड़ जीत लिया, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बना ली। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो बड़ा कांटे की टक्कर है, उस विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी मेवाड़ अपने स्वाभिमान के साथ जिस तरह पहले खड़ा हुआ अभी भी खड़ा होगा। और पिछली बार के चुनाव में 50-50 का मामला था, इस बार जिसका भी मामला होगा वो 80-20 होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चुनाव के विश्लेषण और चुनाव में जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर बात की, और ख़ास तौर से वोटर्स की बात भी आपने की कि किस तरह से वोटर आज जागरूक हैं, साइलेंट हैं, लेकिन चाहे राजनीतिक दल हो, प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, वो कितने ही प्रयास कर लें, अपने अपने प्रलोभन दे दें या वो अपने पक्ष में करने के प्रयास करें, लेकिन वोटर अपने मन से ही वोट देगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।